बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है। काबीना में बेशतर जो है वो जो सियासी जमातें हैं उनके या तो वर्कर है या उनके नॉमिनी है या उनकी हिमायती है। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इस तरह निगरान काबीना जिस तरह मतलब आम तौर पर जिस तरह कहा जाता है कि वो उसमें गैर जानिबदार लोग होते हैं, तो अगर इस तरह इन्होंने सारे जिस अगर सियासी जमातों की इसमें नुमाइंदगी है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो आने वाले इंतखाबात है क्या वो फ्री एंड फेयर हो सकेंगे? तो इस पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी के जो इश्यूज है वो अब ये जो निगरान हुकूमत आई है ये किस तरह उसको हैंडल करेगी, इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनाब अकील यूसुफजई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अगरचे अकील साहब का जो एरिया है वो मिलिटेंसी, टेररिज्म और अफ़गानिस्तान है, लेकिन इनकी सूबाई जो इश्यूज़ है उन पे भी बड़ी गहरी नज़र होती है। अकील साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत साहब, बहुत शुक्रिया। अकील यूसुफजई साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी निगरान काबीना ने जो हलफ उठा लिया है, तो इसमें हमें जो नज़र आता है कि इसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है, बेशतर जो पीडीएम का हिस्सा थी, तो वही उन्हीं को जो है ना अपने हिसाब से जो है ना एक कोटा जैसे मुकर्रर था। इस मरतबा फिर से जैसे जमीयत उलमा इस्लाम है उसने मरकज में भी बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी वजारतें हैं, तो इधर सूबे में भी गवर्नर भी उनका है और इस काबीना में भी तकरीबन 4-5 लोग तो उनके हैं। तो कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ऐसे काबीना की मौजूदगी में जो आने वाले इंतखाबात है, चाहे कब भी हों, तो क्या वो फ्री एंड फेयर हो सकेंगे? बहुत शुक्रिया रिफत साहब। हमें तो मायूसी हुई है। बुनियादी दो फैक्टर है मायूसी के। एक तो ये कि जितना सूबा है या सूबे के जो वसाइल है या सूबे के जो मसाइल है, उसके हिसाब से जी। ये काबीना जो है ना, बहुत इसका हुजम बहुत ज्यादा है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, उसके काबीना के अरकान से मेरे ख्याल में जो मेरी मालूमात है, इसका हुजम ज्यादा है। एक तो ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। 10 रुकनी काबीना बहुत ज्यादा बेहतर होती अगर ये लोग करते। मगर जिस तरह आपने बताया भी तमहीद में, कि इस तरह लग रहा था कि बहुत गैर संजीदगी के आलम में, बहुत जल्दी में, बहुत आप कह सकते हैं कि जल्दबाजी में मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और उन लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की है जो कि सूबे से ज्यादा उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें नजर आए हैं या नजर आएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा। मैसेज अच्छा नहीं किया है, और उसी का नतीजा है रिफत साहब के तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट भी किया है कि एक आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक शौकत सुज़ैर साहब ने कहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर से जो महमूद खान साहब थे उनसे पूछा नहीं गया है। एक तो ये हम्म। कि अच्छा मैसेज नहीं गया है। दूसरा ये है कि ये वाला मेरे ख्याल में गवर्नर साहब ने जो कल मौका पेश किया है कि इलेक्शन कराना सूबाई हुकूमत का या गवर्नर का काम नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, एक खुद मुख्तार इदारा है और इस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो मेरे ख्याल में अभी तो ये लोग इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि जो एक मैंडेट है कि 3 महीने के अंदर इसी हुकूमत का जो प्राइमरी वर्क है या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन के इनेकाद का रास्ता हमवार करेगी, हमें अभी तक इब्हाम नजर आ रहा है। बल्कि अभी तक तो ये लोग लगे हुए हैं कि वजारतों की तकसीम का जो है ना एक मामला किस तरह निपटाया जाए। तो इनमें वो संजीदगी हमें नजर नहीं आ रही, या वो एहसास जिम्मेदारी नजर नहीं आ रहा जो कि सूबे के मखसूस हालात, सिक्योरिटी की आपने बात भी की, या और चंद इशूज है, फाइनेंशियल इशूज है, कि जो संजीदगी चाहिए थी वो हमें बदकिस्मती से दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो ये अब कुछ लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि जैसे पीडीएम की हुकूमत कायम हो गई है, यानी वो सारे जितने भी वज़रा है सब जो है ना पीडीएम से ताल्लुक़ रखते हैं, वही जो पीडीएम में शामिल जमाती थी उनकी नुमाइंदगी है। तो कम से कम इससे ये होगा कि जो पेंडिंग इश्यूज थे सेंटर के साथ, जैसे वो हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट का इशू था, ऑयल एंड गैस के इश्यूज थे, वो इसमें हल हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं? खुदा करे कि हल हो जाए। एक तो ये है कि ये लोग अभी जो कैबिनेट या वजारतों की तकसीम का इशू है रिफत साहब, इसको फौरी तौर पर आइंदा 24 घंटे के दौरान इस मसले को रिजॉल्व करें, ताकि हमें भी हम्म। पता चले कि कौन वजीर इतलात है, कौन वजीर दाखिला है, कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन हेल्थ मिनिस्टर है। इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा के इशूज फेडरल गवर्नमेंट सिंध या पंजाब के मुकाबले में, रिफत साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत बहुत डैमेज किया है इस खैबर पख्तूनख्वा को
तहरीक इंसाफ की जाने वाली हुकूमत ने। तो जी उसमें बिल्कुल। जिम्मेदारियां भी बड़ी है, उसमें चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। अब इनके लिए दो काम करने चाहिए मेरे ख्याल में, या आप उस भी उससे मुत्तफिक होंगे। एक तो ये कि एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर जो बदतरीन सूरत हाल या चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर एक पेज पर चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस और कोर कमांडर हाउस ये बैठ कर इस पर एक राय अमल इख्तियार करे, फोर्सेस को डायरेक्शन दे, हमें डिटेल्स बताए कि ये क्या करने जा रहे हैं। इसलिए कि डेली बेसिस पर पुलिस पर हमले हो रहे हैं, डेली बेसिस पर अजीब किस्म के बयानात आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रही है। और दूसरा काम बिल्कुल यही करना चाहिए कि आपके और मेरे बकौल या जो एक लिस्ट आई है उन लोगों का जो तारुफ है, तमाम पार्टियां जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ से हट कर इन दोनों के बगैर इस हुकूमत का हिस्सा है। तो ये कैबिनेट फौरी तौर पर जो फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे हमारे बकाया जात है और हमारा सूबा डिपार्ट हो चुका है ऑलरेडी, उसका ऐलान करना बाकी है। ये दो मसले फौरी तौर पर हल करे तो मेरे ख्याल में न सिर्फ ये कि इन पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, बल्कि सूबे के जो मसाले उसमें कमी भी वाक़ होगी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। वो जो सिक्योरिटी की इशू है मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन ये जो काबीना है इस पे अभी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें सारे जो है ना एटीएम शामिल किए गए हैं, जो मतलब हम्म। तिजारत पेशा लोग हैं, तिजारत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, या तो वो है या समधी जो है ना, ये भी एक लफ़्ज़ जो है ना बहुत टर्म ज़्यादा निकली है। हाँ, हाँ हाँ मशहूर हो गया है कि समधी जो है ना, हाँ। गवर्नर साहब समधी है, तो फिर उसने जो है ना हाँ, और हम्म। गवर्नर साहब ने अपने तौर पे भी अपने 2 जो है ना उसने खुद उनके बारे में कहा जा रहा है कि 2 वज़रा की चार, उसने उसके चार कोटे के में बारे आए। में कहा जा रहा है। अच्छा हाँ, 4 चार के ठीक बारे में है, तो कहा। आपने हाँ 2 मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया। तो ये हाँ। वाक़ई सारे एटीएम हैं काबीना में मतलब अक्सरियत? बिल्कुल। जो इनका अजीब किस्म की बात यह है, छोटा सा सूबा है और मैं और आप 25 साल से यहाँ पर सहाफत भी कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, या तो मैं बहुत नालायक हूँ या मेरी मालूमात नाक़िस है कि इतने छोटे सूबे में और इतने छोटे शहर में इनमें से 80% को तो सच्ची बात यह है रिफत साहब, मैं नहीं जानता हूँ कि ये लोग क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। सही। बहुत खूबसूरत सी बात मुझे लगी है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की। उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट नहीं है, ये है फैन क्लब या क्लब ऑफ फाइनेंसर्स। तो अच्छा, इस किस्म का तासुर जो है ना वो मौजूद है। और जो चंद लोग या जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं उनके बारे में ये एटीएम वाली बात बिल्कुल फिट लगती है, दुरुस्त लगती है। वही वाली बात है रिफत साहब के, जो हमें चैलेंज दरपेश है और उसकी जिम्मेदारी यही पार्टियां और हम जैसे लोग मेरिट की बुनियाद पर माजी में तहरीक इंसाफ पर जिम्मेदारी डाला करते थे। लग ये रहा है कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट एक गैर संजीदा हुकूमत साबित हो गई है अवामी मसाइल के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से, लग ये रहा है कि आजम खान जैसे बड़े आदमी, बड़ी शख्सियत की मौजूदगी में या उनकी निगरानी में जो हुकूमत बनी है, समझी वाली बात तो उनके ऊपर जा रही है, चंद और लोगों के ऊपर भी जा रही है। जी, तो जी, लग ये रहा है बिल्कुल। कि जो हमारे चैलेंजेस थे उसके हिसाब से न कैबिनेट बना है और न कैबिनेट के अरकान का इंतखाब हुआ है और न पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना वो, लग ये रहा है कि ये एक जश्न मना रहे हैं, इनको एक पैकेज मिल गया है और उस पैकेज से ये मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से मिनिस्टर जो है ना वो उसके बाद हमारे पहुंच से भी बाहर हो गए हैं। जब उनसे बात करना चाहते हैं या मीडिया पर्सन की सीधे से कि वो क्या करने जाएंगे, तो कोई भी अवेलेबल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत के लिए और बाकी तमाम पार्टियों के लिए उसी तरह डैमेजिंग एक सिचुएशन क्रिएट करेगी जिस तरह के फेडरल गवर्नमेंट में शामिल तमाम पार्टियों के लिए पैदा हुई है। जी, अकील साहब, आपने बड़ा जो है ना एक अहम बात की कि यानी बड़ी तशवीश की बात ये है कि हमारा सूबा जो है ये हम्म। कोई आम सूबा नहीं है, दीगर जी। सूबों की तरह यहाँ पे गैर मामूली हालात है। तो इससे निमटने के लिए इस तरह जो है ना काबिल और तगड़े किस्म के लोगों को और अफसरान को ख़ुसूसी तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे लेना चाहिए था, तो उसमें से बहुत कम लोग हैं। तो ये ठीक है, ये अभी ये जो हमारे यानी जो बड़ा चैलेंज है हमें सिक्योरिटी का, उसमें आप इससे पहले जो हुकूमत थी वो तो कोई वो हमारे सामने है कि 1.5 साल तक तो वो कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो अब इस हुकूमत के आने से आप क्या कहते हैं कि जो सिक्योरिटी का चैलेंज है, उससे निमटने में कोई बेहतरी आ सकेगी या उसी तरह ही हालात चलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में उसी तरह नहीं चलेंगे। आपको याद होगा कि कैबिनेट की तश्कील से पहले जो इमरजेंसी में पहला इजलास मुनक्किद किया गया था चीफ मिनिस्टर आजम खान की सदारत में, जिसमें तमाम जो मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान थे,
उनसे जो ब्रीफिंग ली गई थी, उसमें इसको प्रायोरिटी नंबर 1 या चैलेंज नंबर 1 डिक्लेयर किया गया था सिक्योरिटी के मामलात को। फिर जी रिफा साहब आपने देखा भी कि एक अच्छे स्टेप के तौर पर अगरचे तहरीक इंसाफ हस्ब मामूल उसको एक्सप्लॉइट कर रही है कि जो हमारे पुलिस फोर्स के एहलकार थे, जमान पार्क में थे या जो कि बनिगाला में थे, उनको बुलाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। फिर आईजी ने यह कहा कि तकरीबन 4,500 से 5,000 तक हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुख्तलिफ शख्सियात और मुख्तलिफ लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स और उनकी सिक्योरिटी पे है। इस वक्त जो स्टैंडर्ड है मेरे पास साहब वो ये है कि पिशावर सिटी के लिए तकरीबन 6,000 5,000 से 6,000 तक एहलकार होने चाहिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से, मगर आईजी ने हम्म खुद कहा है ना, आपने कहा है ना, मैंने कहा है कि तकरीबन 2400 है। तो शार्टेज का आप अंदाजा लगाए और पिछली हुकूमत की गैर संजीदगी का, तो एक तो ये इनके लिए एक चैलेंज है कि इन लोगों को किस तरह, इसलिए कि एक डीपीओ के बारे में बताया जाता है कि उसने 25 लोग एक छोटे से जिले के डीपीओ के बारे में कहा जाता है कि 25 लोग अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भेजे थे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के। एक कमिश्नर के बारे में कहा जाता है कि उसके तकरीबन 50 लोग, अंदाजा आप लगाए, जो ब्यूरोक्रेसी के हम्म नखरे है उनकी जो गैर जिम्मेदारी है कि 50 लोग उसने अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को जो है ना उनको घर पर बैठा रखा है कि बस बंदूक वाला बंदा वर्दी पहन कर जो है ना रिपत या किल के घर के सामने खड़ा है। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि जो सिक्योरिटी के मामलात खराब हो गए उसमें साबिक हुक्मरान और हमारी ब्यूरोक्रेसी का कितना अमल दखल रहा है। दूसरी चीज जो इन्होंने डिक्लेयर की है वो ये है कि जो आपने बताया भी कि जो विफाक के जिम्मे हमारे पैसे है, बकायाजात है, उनकी रिकवरी को किस तरह जी जी यकीनी बनाया जाए। मगर जो इशू है वो ये है कि अब भी कोर हेडक्वार्टर और गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के दरमियान उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। लाजमी है कि एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर हमें आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को और आवाम को बताया जाए कि ये तीनों जो ताकत के मराकज है और इसके पीछे फिर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जिनको खैबर पख्तूनख्वा से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सब खड़े हैं, तब जाकर हमारी फोर्सेस लड़ेगी भी, वो खैबर हम्म पख्तूनख्वा का दिफा भी करेगी, खासकर पुलिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। रिपत साहब 1 जनवरी से लेकर कल तक हम्म तकरीबन 19 हमले हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर। इस वक्त भी जब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं तो लकी मरवत में और बनू में और आसपास के इलाकों में हमले भी जारी है, ऑपरेशन भी जारी है। तो मेरे ख्याल में जी हंगामी बुनियादों पर सिक्योरिटी का जो इशू है इसको रिजॉल्व करने की अशद जरूरत है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात भी की और ये दुरुस्त बात भी है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारा वो सिक्योरिटी का है, तो इसे फौरी तौर पर हल होना चाहिए। इसके लिए जो है ना सारे जो सियासी जमात इसमें, क्योंकि ये सारी जो काबीना है इसमें हम्म। सियासी जमातों की इनपुट भी है, और इसमें इस काबीना में निगरान काबीना में जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी इनपुट भी शामिल है। अच्छा जी। अकील साहब, ये जो अभी निगरान हुकूमत होती है, जाहिर है कि उनकी जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो तो इलेक्शन का इनेकाद होता है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के जो है ना वो फ्री एंड फेयर और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद करें। तो आप के मैंने कुछ दिनों से जो है ना तजज़िये भी सुने हैं, आपको कोई इंतखाबात जो है वो 3 महीनों में होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा। डिटेल में बात करने की क्या जरूरत है, आपको भी पता है कि जो यहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है इसमें कोई 3-4 महीने पहले ये एक खबर चली थी और आप जैसे मोतबर लोगों को उसका पता भी है जो बाखबर सहाबी थे कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाने की एक तजवीज भी दी गई थी। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी हुई है, बार बार हम चीख रहे हैं कि भाई ये पंजाब या सन या फेडरल गवर्नमेंट का जो डोमेन है या उनके जो हम्म हालात है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अंदाजा लगाए कि आईजी साहब खुद कह रहे हैं कि तकरीबन 1 साल के अरसे में 400 हमले हो गए, उसमें तकरीबन 20 के लगभग खुदकश हमले भी शामिल है। जिस तरीके से पेशावर की आजकल सूरत हाल है, तो बाकी इलाकों का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी इस किस्म की थ्रेट लेवल में खैबर पख्तूनख्वा की ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन किस तरह ये रिस्क लेगी कि वो इलेक्शन पर जाएगी। इसलिए कि दो जो बड़ी पार्टियां हैं या तीन जो पार्टियां हैं रिपत साहब, उनको तो ऑलरेडी टीटीपी ने धमकी दी है। ठीक है, हम्म एनपी का नाम उसमें शामिल नहीं है। एनपी के तकरीबन 900 से 1100 तो लोगों को शहीद किया गया। इसी पेशावर में बशीर बिलो को शहीद किया गया है, उनके बेटे बिल्कुल। को इलेक्शन कैंपेन ही के दौरान शहीद किया गया है, हारून बिलोर को। तो मेरे ख्याल में जब तक एएनपी पीपल्स पार्टी, और आप अंदाजा लगाए कि अगर इस इलेक्शन में फ्री मूवमेंट की या कैंपेन की इजाजत नहीं होगी मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, दोनों पार्टियों को, तो डिक्लेयर किया गया है कि हम आपको सियासत भी नहीं करने देंगे। उस पर तो ऐलान आ गया है टीटीपी की जानिब से, एनपी ऑलरेडी उस लिस्ट में शामिल है।
تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی حالات اس طرح کی بالکل نہیں ہے. اس کو کوئی سازشی بیانیہ کا نام نہ دیا جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا, حکومتی ریٹ کو مستحکم نہیں کیا گیا, اس کو انشور نہیں کیا گیا, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کیمپین ہوگی یا الیکشن کیمپین کے بعد الیکشن کا انعقاد ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سیکیورٹی کی ایشوز کو ایڈریس کریں اور اس کے اچھا بعد جو ہے نا آپ الیکشن پر جاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. حالانکہ نگران کابینہ کے تشکیل کے بعد پھر پتہ چلا ہے کہ یہ پارٹی ابھی بہت غیر سنجیدگی ہے, شاید کہ ان کو بھی اندازہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی سچویشن کیا ہے. عقیل یوسفزئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.